नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के यहां केंद्रीय एजेंसी ईडी ने छापेमारी की है। इसको लेकर अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि दिल्ली पंजाब को दबाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन पंजाब इसका जवाब देगा। चन्नी ने कहा कि मुझे फंसाने के लिए मेरे भतीजे से 24 घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। चन्नी ने कहा कि मुझे मालूम चला कि ईडी ने कहा है कि पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे को मत भूल जाना। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी बदले को दिखाती है। बता दें, ईडी ने बुधवार को एक बार फिर पंजाब में कथित रेत माफिया भूपिंदर सिंह हनी के घर पर छापेमारी की, जहां पर उसे 3.9 करोड़ रुपए की नकदी मिलने की खबर है। महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चला रही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। शिवसेना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि गोवा में महाराष्ट्र की तर्ज पर गठबंधन करने की शिवसेना ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिवसेना को लगता है कि कांग्रेस अपने दम पर गोवा में सरकार बना सकती है, लेकिन आज के माहौल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन पर फैसला आलाकमान लेता है। हालांकि एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में गोवा में तीनों पार्टियों द्वारा एक साथ चुनाव नहीं लड़ने पर महाराष्ट्र में भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। ओबीसी नेताओं के बीजेपी छोड़कर जाने के क्रम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी में निषाद पार्टी और अपना दल से हमारा समझौता हो गया है और हम 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने पहले से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा अपना दल और निषाद समाज पार्टी से चुनावी गठजोड़ पर जोर दिया। इसके बाद निषाद पार्टी और अपना दल ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग अपनी बातें कहकर एनडीए और बीजेपी की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि हम मिलकर यूपी की 403 सीटों पर लड़ेंगे। बता दें, निषाद पार्टी ने 20 सीटें मांगी थी, लेकिन एक दिन पहले संजय निषाद कह रहे थे कि 15 सीटों पर बात बन जाएगी। इसी तरह अपना दल ने भी करीब 15 सीटें मांगी थी। आज के घटनाक्रम से लग रहा है कि बीजेपी अपना रिस्क थोड़ा कम करके इन दोनों दलों को ज्यादा टिकट देकर सपा की ओबीसी राजनीति को काउंटर करना चाहती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया। ये फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। देश में सफाई कर्मचारी लाखों की तादाद में हैं। यूपी में इनका शक्तिशाली संगठन है। तमाम दलित नेता सफाई कर्मचारियों के संगठनों से भी निकले हैं। समझा जाता है कि मोदी कैबिनेट ने यह फैसला 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। इससे उसने दलित मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के 30 नेताओं के नाम हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इससे बाहर रखा गया है। जबकि कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और क्षेत्रीय अध्यक्ष को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है। टेनी को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखने का यही मतलब है कि पार्टी को इस बात का डर है कि टेनी के प्रचार करने से विरोधी दल उस पर हमला कर सकते हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों के साथ ही कांग्रेस, सपा सहित कई दलों ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद की थी। देश के चुनावों में जिस ईवीएम में अक्सर गड़बड़ी के आरोप राजनीतिक दल लगाते रहे हैं, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और सुनवाई के लिए विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद में पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है। अधिनियम में उस प्रावधान के कारण ही देश में चुनाव के लिए बैलेट पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत हुई थी। बता दें, ईवीएम में कथित गड़बड़ी पर लगातार विवाद होता रहा है। राजनीतिक दल ईवीएम पर हर चुनाव में सवाल उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा सरकार दोबारा आई तो राज्य के सभी बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवार को साल में 18,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की। पेंशन योजना पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगी। अखिलेश ने कहा कि मेरे कार्यकाल में करीब 50 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ मिला था। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह बीपीएल परिवारों के लिए बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया,
उसी के मद्देनजर सपा सरकार आने पर उनकी मदद की जाएगी। बीपीएल श्रेणी में आने वाले सपेरा समाज को लोहिया आवास योजना में शामिल किया गया है। सपा सरकार आने पर बीपीएल परिवारों के लिए लोहिया आवास बनेंगे। उनमें सपेरा समाज को आवास मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वो आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सांसद हैं। दिन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बात को साफ करते हुए कहा कि आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां के लोगों ने उन्हें चुनाव जिताया है। अखिलेश यादव ने कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। अगर वो मैदान में उतरेंगे तो ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गईं। उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शामिल कराया। अपर्णा यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अब देखना यह है कि अपर्णा यादव को पार्टी उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे तो वो इसके लिए लोकसभा सीट से इस्तीफा भी दे सकती हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को धन्यवाद किया और कहा कि खुशी है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे उन्हें टिकट दे रहे हैं जिन्हें हम भी टिकट नहीं दे पा रहे। उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस चुनाव में न लड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और हमको युवा पुष्कर सिंह धामी के रूप में युवा नेतृत्व मिला है, इसलिए इन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस इच्छा के बारे में पहले भी अवगत करा चुके हैं। रावत ने कहा कि वो चाहते हैं कि धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने और उसके लिए मैं अपना पूरा समय लगाना चाहता हूँ। बता दें, बीजेपी ने बीच कार्यकाल में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया था और बाद में उनको भी हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अब गोवा में भी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल ने नाम का ऐलान करते हुए कहा, ये पढ़े लिखे शख्स हैं, गोवा का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। गोवा में कोरोना के वक्त इन्होंने हर जाति धर्म के लोगों की सेवा की। ये नया चेहरा है और इन्होंने आज तक राजनीति नहीं की है। इंडिगो की 2 घरेलू उड़ानों के बीच हवा में टक्कर से बाल बचाव के मुद्दे की जांच सिविल एविएशन के डीजी करेंगे। एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बारे में भारत के विमानन रेगुलेटरी डीजीसीए को सूचित किया गया था और डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। अरुण कुमार ने बताया, हम जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस ने घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के अनुसार बेंगलुरु से कोलकाता और दूसरी भुवनेश्वर से इंडिगो की 2 उड़ानों की नज़दीकी राडार ऑपरेटरों और एटीसी अधिकारियों के बीच लापरवाही और गलत कम्युनिकेशन को दर्शाती है, क्योंकि 2 विमान एक ही एयरवे पर काम नहीं कर सकते। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला युगल में पहले दौर से बाहर होने के बाद अपने रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी। सानिया ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने तय किया है, ये मेरा आखिरी सीजन होगा। उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते दर हफ्ते आगे की तैयारी कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं पूरा सीजन खेल पाऊंगी या नहीं। सानिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर खेल सकती हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। मेरा घुटना आज वास्तव में दर्द कर रहा था और मैं ये नहीं कह रही कि यही कारण है कि हम हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ठीक होने में समय लग रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।